नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी। पोखरियाल बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। राष्ट्रपति ने 5 जजों की नियुक्ति का आदेश किया जारी। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की नियुक्ति का आदेश जारी हुआ। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज मनोज मिश्रा सुप्रीम कोर्ट के बनेंगे जज। राजस्थान हाई कोर्ट के जस्टिस पंकज मित्तल को भी सुप्रीम कोर्ट का जज बनेंगे। तो पटना हाई कोर्ट के जस्टिस संजय करोल भी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बनेंगे। मणिपुर हाई कोर्ट के जस्टिस पीवी संजय कुमार भी सुप्रीम कोर्ट के बनेंगे जज। पटना हाई कोर्ट के जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की जज बनेंगे। सुप्रीम कोर्ट में अब कुल 32 जज। सुप्रीम कोर्ट में अभी 2 जजों के पद है रिक्त। तो राष्ट्रपति की तरफ से यह आदेश दिया गया है, जल्द से जल्द ये सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति हो। तो सुप्रीम कोर्ट में अब तक कुल 32 जज हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट में अभी 2 जजों के पद हैं रिक्त। राष्ट्रपति ने 5 जजों की नियुक्ति का आदेश जारी किया। और अधिक जानकारी के साथ पीयूष हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की नियुक्ति का आदेश जारी हुआ है। क्या जानकारी इस पूरे आदेश को लेकर मिल रही है? देखिए, अगर हम बात करें तो जजों की नियुक्ति को लेकर सरकार और न्यायपालिका के बीच पिछले 2 महीनों से कहीं ना कहीं एक तरीके से खींचतान चल रही है। और इसी बीच राष्ट्रपति ने 5 जजों की जो सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति का आदेश जारी किया है, जिसमें अगर हम बात करें राजस्थान के चीफ जस्टिस पंकज मित्तल का नाम है। इसके अलावा पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल का नाम है। मणिपुर के चीफ जस्टिस पीवी संजय कुमार का नाम है। इसके साथ ही अगर हम बात करें पटना हाईकोर्ट के जज अहसानुद्दीन अमानुल्लाह का नाम है। इसके अलावा इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज मनोज मिश्रा का नाम है। तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट में अगर हम बात करें तो 7 पद खाली थे, यानी कि अब करीब करीब जो 32 जज हैं वो हो जाएंगे। तो काफी जो अहम जिम्मेवारी है कहीं ना कहीं दी गई है। अगर हम जिस तरीके से नाम की अगर हम बात करें, न्यायमूर्ति पंकज मित्तल की बात करें तो उन्होंने साल 1982 के आसपास उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की थी और काफी उनका लंबा जो अनुभव है वो रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें और न्यायमूर्तियों की, संजय करोल की बात करें तो उन्होंने पटना उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के रूप में उन्हें नियुक्त किया गया था। इससे पहले वो त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में उन्होंने काम किया था। इसके अलावा पीवी संजय कुमार की बात करें तो वो मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में उन्होंने शपथ ली थी और इससे पहले वो पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। तो निश्चित रूप से तमाम जो लोग जज हैं उनको जिम्मेवारी मिली है। न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की बात करें तो उन्होंने भी 1988 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से लॉ से स्नातक किया था और काफी महत्वपूर्ण पदों पर वो भी रहे हैं। तो आज करीब 5 जजों की जो सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति का आदेश महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। तो निश्चित रूप से आज से जो 7 पद खाली थे वो भर गए हैं और करीब 32 जज हैं अब हो जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया पीयूष इस जानकारी को देने के लिए। तो पटना हाई कोर्ट के जस्टिस भी इस दौरान जज बनेंगे। सुप्रीम कोर्ट में अब कुल 32 जज हैं, अभी 2 पदों की रिक्तियां हैं। तो राष्ट्रपति की तरफ से यह आदेश दिया गया है। जोशीमठ भू धसाव के अध्ययन और समाधान को लेकर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि एनडीएमए की बैठक और आम बजट में उत्तराखंड का क्या कुछ मिला है, इस मुद्दे को लेकर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने न्यूज वन इंडिया से खास बातचीत की है। आपको सुनाते हैं। प्रकरण पूरे मामले में आज एनडीएमए की बैठक दिल्ली में होने वाली है। अहम बैठक इसे माना जा रहा है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए राज्यसभा सांसद नरेश बंसल जी हैं। सर, आज बैठक भी होगी। जिस तरीके से जोशी मठ में सरकार ने काम किया, जिस तरीके से राहत बचाव कार्य हुआ, आज एक अहम बैठक होने वाली है। किस तरीके से इस बैठक को देख रहे हैं आप? देखिए, पहले दिन से ही फ्रॉम द डे 1 जब जोशीमठ की आपदा के बारे में जानकारी आई तो प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार दोनों तुरंत सक्रिय हुई। जहां मुख्यमंत्री जी ग्राउंड जीरो पर अपने आप गए, 1 बार नहीं 3 बार गए, और सबके बीच में वहाँ के
निवासियों से बातचीत की, उनके दर्द में शामिल हुए, उनके कष्ट के समय उनका मनोबल बढ़ाया और राहत कार्यों की जिस प्रकार से तेजी से शुरुआत हुई, चाहे वो शेल्टर निर्माण का हो, चाहे वो शिफ्टिंग करने का हो, चाहे उनको किराया देने का हो, त्वरित सहायता देने का हो, सब काम तेज गति से हुए। और माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी ने भी प्रतिदिन मुख्यमंत्री जी से बात करके सारा फीडबैक लिया और मार्गदर्शन किया। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें तुरंत लगी, जिसके कारण से कोई भी जनहानि इसमें नहीं हुई और लोगों का भी मनोबल बना है। हालांकि कुछ लोगों ने मनोबल तोड़ने का काम किया है, लेकिन फिर भी जनता ने आपदा में मनोबल बनाकर रखा और मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में निरंतर राहत कार्य में लगे रहे। और जिस प्रकार से सारी तकनीकी टीमें, वो वाडिया इंस्टीट्यूट हो, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हो, ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया हो और CBRI रुड़की हो, सब एक्सपर्ट्स की टीम भेजी गई। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से सरकार, इसमें दोनों सरकारें, हमारी केंद्र की भी और प्रदेश की भी, काम कर रही हैं, उससे इस प्रकार की आपदाओं से निपटने का जो हिमालयन स्टेट्स, वो जम्मू कश्मीर है, अरुणाचल है, नागालैंड है, मिजोरम है, आसाम है, जितनी भी ये हिमालयन स्टेट्स हैं, हिमाचल है, उन सबको इसका लाभ होगा जो अध्ययन निकल करके आएगा और एक समन्वित नीति ऐसी आपदाओं से निपटने की बनेगी और जितनी राज्य को आवश्यकता होगी केंद्र भी उसमें मदद करेगा। सर, आम बजट कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर कश्मीरी पंडितों के मुद्दे पर सरकार को घेरा है, जिस पर राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने पलटवार किया है और राहुल गांधी पर जमकर निशाना भी साधा है। हमारे संवाददाता ने राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव से भी खास बातचीत की है, आपको सुनाते हैं। नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि कश्मीरी पंडितों को जानबूझकर मजबूर किया जा रहा है और अन्य लोगों को वहां पे काम करने के लिए, और आतंकियों से जो खतरा है वो कहीं ना कहीं अभी भी बरकरार है, तो निश्चित रूप से पहले उन्हें सुरक्षा दी जानी चाहिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव जी हैं। सर, जो प्रधानमंत्री को पत्र लिखा गया है, किस तरीके से देखते हैं? राहुल गांधी ने कहा है कि वहां पहले सुरक्षा दिया जाए क्योंकि कहीं ना कहीं खतरे में है लोग। देखिए, राहुल गांधी की राजनीति जो है नकारात्मक राजनीति है और उन्होंने कश्मीर में जाकर के धारा 370 जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ख़त्म किया था, एक प्रकार से उसका समर्थन किया। उन्हें इस देश के हितों से कुछ लेना देना नहीं है और उन्हें क्या नाम है, लज्जा आनी चाहिए ये कहते समय, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, आदरणीय मोदी जी की सरकार ने कश्मीर के हालात को पूरी तरीके से बदल दिया है। जिस कश्मीर में कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था, तिरंगा उठाने की कोई हिम्मत नहीं करता था, आज गांव-गांव, गली मोहल्लों में तिरंगा लहरा रहे हैं और कश्मीर का माहौल बदला है। और जहाँ तक कश्मीरी पंडितों का सवाल है, उनको पूरी सुरक्षा दी जाएगी। राजीव गांधी, राहुल गांधी जी, इसकी ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कश्मीर के जो हालात बने थे वो तो उनके पुरखों के बनाए हुए थे, उसी के कारण से, और उसके परिणाम जो है देश आज तक भुगत रहा है। लेकिन मैं आदरणीय मोदी जी का अभिनंदन करना चाहता हूँ कि उन्होंने कश्मीर के हालात को, धारा 370 को समाप्त करके पूरी तरीके से ठीक किया। कोई सोचता था कि धारा 300 समाप्त हो जाएगी, और यही कांग्रेस के लोग, जब धारा 370 समाप्त की गई थी तो सदन के अंदर जो है इन्होंने धारा 370 ख़त्म करने के खिलाफ हंगामा किया था। तो राहुल गांधी को, कांग्रेस को कश्मीर के बारे में,
कश्मीर के निवासियों के बारे में अधिक चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और न ही कुछ बोलने की आवश्यकता है। सर, बिहार से चला हुआ प्रकरण रामचरितमानस का उत्तर प्रदेश आया, अब देश के अलग अलग इलाकों में इसको लेकर चर्चा हो रही है। आप किस तरीके से सोचते हैं, क्योंकि मायावती भी अब इसमें कूद पड़ी, उन्होंने कल ट्वीट करके कहा कि जो समाजवादी पार्टी पिछड़े की चिंता करती है उसको कहीं ना कहीं चिंता करना चाहिए कि जब एक दलित महिला मुख्यमंत्री बनने जा रही थी, सपा के लोगों ने क्या कुछ किया। आपको पूरा प्रकरण किस तरीके से दिखता है, खासतौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य का वक्तव्य पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? रामचरितमानस और श्रीमद् भगवत गीता दोनों बहुत ही पवित्र ग्रंथ हैं और इन ग्रंथों को लेकर के राजनीतिक मुद्दे बनाना यह निकृष्ट राजनीति का द्योतक है। जो लोग भी इन पवित्र ग्रंथों पर सवाल उठाते हैं ये घनघोर निंदनीय है और इस प्रकार के कृत्य जो है राजनीतिक दृष्टि से भी उनको जनता उसका नोटिस लेगी, उनको सबक सिखाएगी। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि नए घर में कोई भी जाता है तो उसकी पहले सफाई कराता है। निश्चित रूप से इस तरीके की जो बातें करता है वो फिजूल बातें करता है। वीडियो राम त्रिपाठी के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली की तिहाड़ जेल में जेल स्टाफ ने छापेमारी अभियान चलाया है, जिसमें कई चौंकाने वाली चीजें सब बरामद हुई हैं। आधी रात को चलाए गए इस ऑपरेशन में जेल से 18 मोबाइल, चाकू, नशे की चीजें और तार बरामद किए गए हैं। दरअसल कई दिनों से जेल की अलग अलग सेल में मोबाइल फोन की दूसरी अनावश्यक चीजों के इस्तेमाल की जानकारी मिल रही है, जिसके बाद ये सर्च ऑपरेशन अचानक किया गया। ये सर्चिंग जेल नंबर 3 में की गई। तिहाड़ जेल नंबर 3 से कई मोबाइल फोन, चाकू, नशे की चीजें और तार बरामद हुए हैं, जो कैदियों ने अपने पास छिपा कर रखे थे। फिलहाल तिहाड़ जेल प्रशासन की टीम कैदियों से पूछताछ कर रही है। इतनी सख्त चेकिंग के बावजूद उनके पास मोबाइल फोन और चाकू किसकी मदद से आए? हम प्रिजन को भी और पुलिस को भी बहुत ही ज्वलंत ये विषय है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि कहीं ना कहीं लोगों की मिली भगत जरूर होती है। तो पहले तो हमने उन्हें सशक्त किया है कि वे स्वयं रेड करें। मैं मानता हूं जब तक प्रूफ नहीं होता कोई गिल्टी नहीं होता, लेकिन जब हमें जिस का पता लगा बहुत सख्त कार्रवाई भी उन पर की गई है और आगे भी करते रहेंगे विदाउट एनी, उसमें कोई लेटअप नहीं होगा। जहाँ तक आपने कहा कि ये गैंगस्टर्स की बात है, इसीलिए मैंने कहा कि ये हमारा सबसे प्रमुख बिंदु है। बाहरी जिले में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, जहां बेखौफ अपराधी कानून व्यवस्था को चुनौती देते हुए चोरी, चपरासी और गोलीबारी जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। जहां शुक्रवार शाम को बाहरी दिल्ली के पुटकला में गोलीबारी की घटना से इलाके में दहशत का माहौल बन गया। दरअसल सुल्तानपुरी थाना इलाके के पुटकला में बाइक सवार बदमाशों ने एक घर पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। वारदात के बाद आरोपी बाइक सवार अपने साथी के साथ फरार हो गए। फिलहाल गोलीबारी में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। वहीं बाहरी जिले के डीसीपी हरेंद्र सिंह ने बताया कि गोलीबारी की खबर सामने आई, जिसकी जांच की जा रही है। बुराड़ी में बैंक के एटीएम तोड़ रही बदमाश पुलिस अधिकारी को देखकर भागने की कोशिश की, मगर बुराड़ी थाने के एसएचओ ने साहस दिखाते हुए बदमाश को पकड़ लिया। इस दौरान एसएचओ को चोट भी लगी, फिर भी पुलिसकर्मी ने बदमाश को भागने नहीं दिया। गंदे पानी में गिरने के चलते एसएचओ की वर्दी भी गंदी हो गई है। दरअसल राजधानी दिल्ली के बुराड़ी इलाके थाने में प्रधान एन्क्लेव बुराड़ी थाने पुलिस की मुस्तैदी से एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। बदमाश एटीएम मशीन तोड़ने की वारदात को अंजाम देने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही उसने एटीएम मशीन में छेड़छाड़ की और तोड़ने की कोशिश की, तभी एटीएम के मुंबई स्थित सेंटर में अलार्म बजने लगा। तुरंत मुंबई से दिल्ली में पुलिस की इसकी जानकारी दी गई, जिसके बाद एसएचओ ने साहस दिखाते हुए बदमाश को पकड़ लिया। दिल्ली के उत्तरी जिले की बुराड़ी थाने की ये वारदात है, जो कि एक क्विक रिस्पांस से होने से बच गई, खास करके एसएचओ बुराड़ी की वजह से। आज 4 फरवरी को सुबह 2 बजे कमांड रूम पीसीआर जो दिल्ली है वो उनको नवी मुंबई से, जो कि एक एटीएम्स का सीसीटीवी का सर्वेलेंस सिस्टम है, वहाँ से मैसेज आता है कि
कि बैंक ऑफ इंडिया का एक एटीएम जो कि प्रधान एनक्लेव बुराड़ी में है, उसकी कोई टेम्परिंग हो रही है, उसके साथ छेड़छाड़ हो रही है। कमांड रूम ने तुरंत मैसेज हमारे ज़िले में पहुंचाया। लगभग 2-2:15 बजे के करीब हमारे पास पीसीआर कमांड रूम से एक अलर्ट जनरेट होता है। जनरल प्रोटोकॉल ये है कि जो हीनियस कॉल्स होती हैं वो इमीडिएटली ट्रांसफ़र की जाती हैं सीनियर सुपरवाइजरी ऑफिसर्स को। तो ये कॉल भी हमें ट्रांसफ़र होते हैं कमांड रूम के थ्रू डायरेक्टली, इंक्लूडिंग जो नाइट जियोज हमारे एसीपी सिविल लाइन साहब थे उनके थ्रू। दोनों जगह से कॉल आने के बाद उसकी ग्रेविटी अंडरस्टैंड करने के बाद ये पता चलता है कि प्रधान एन्क्लेव के पास एक अटेम्प्ट किया गया है। प्रधान एन्क्लेव के पास एक अटेम्प्ट किया गया है किसी एटीएम से चोरी का। कॉल के हालात भी यही थे। मैं क्योंकि नाइट पेट्रोलिंग पे भी सब डिवीज़न में कल डिटेल था, तो ये सहूलियत मुझे जनरेट हुई कि उस वक्त बाय चांस मैं उसी एरिया से पेट्रोलिंग करके लौट रहा था, जो लगभग वहाँ से 0.25 किलोमीटर 1 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस है। हम इमीडिएटली स्पॉट की तरफ जाते हैं। उस वक्त बाय चांस मैं उसी एरिया से पेट्रोलिंग करके लौट रहा था, जो लगभग वहाँ से 0.25 किलोमीटर 1 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस है। हम इमीडिएटली स्पॉट की तरफ जाते हैं और बाकी पीसीआर भी जाती हैं। जब हम प्रधान एन्क्लेव में लगभग इस एटीएम से तकरीबन कोई 100 मीटर दूर होते हैं, तो एक शख्स हेलमेट पहनकर हाथ में एक पोटली से लेकर दौड़ता हुआ आ रहा है, जो हमें देखकर, क्योंकि हमने गाड़ी की लाइट बंद कर रखी थी, तो उसको ये एहसास नहीं हो पाता कि ये पुलिस की गाड़ी है। तो इमीडिएटली नाली की तरफ जाने लगता है। हम रास्ता ब्लॉक करते हैं, वो नाली में कूद जाता है। मैं फ्रंट सीट पर बैठा हुआ हूँ, मैं नीचे कूदता हूँ, उसको पकड़ता हूँ, वो मुझे किक करता है घुटने में और एस्केप करने की कोशिश करता है। मैं उसकी टांग फोड़ता हूँ, जूता मेरे हाथ में रह जाता है। लेकिन इतना टाइम मेरे ड्राइवर शीशराम को मिल जाता है कि वो गाड़ी के पीछे से जाके फिर से उसे काबू कर सके और हम दोनों उसको ओवरपावर। राजधानी दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी संभाल रही दिल्ली पुलिस दिल्ली वासियों को सुरक्षा के अलावा खेलकूद को भी बढ़ावा दे रही है। ऐसा ही नज़ारा अंबेडकर स्टेडियम में देखने को मिला है, जब पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना और रेसलर दीपक पूनिया और उपस्थित दिल्ली पुलिस आयुक्त ने एक कार्यक्रम के तहत दिल्ली पुलिस के परिवार से जुड़े लोगों को सम्मानित किया। दरअसल मिशन ओलंपिक के तहत उन प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया जिन्होंने अलग अलग खेलों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। दिल्ली पुलिस की सहयोगी संस्था पुलिस फैमिली वेलफेयर सोसाइटी द्वारा खेलकूद को बढ़ावा देने के मकसद से मिशन ओलंपिक 2023 का आयोजन किया गया। द्वारका सेक्टर 13 के नेताजी सुभाष अपार्टमेंट के सामने अनार सिंह नाम के ऑटो ड्राइवर का गला काटकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद सैकड़ों ऑटो ड्राइवर ने अपार्टमेंट के सामने प्रदर्शन करते हुए रोड को जाम कर दिया। जिसके बाद द्वारका पुलिस ने मौके पर जाकर हालात संभाला। ऑटो ड्राइवर का कहना है कि अनार सिंह का नाम ऑटो ड्राइवर अपने ऑटो में मुनेरका से द्वारका की सवारी ले आया था, जिसके बाद नेताजी अपार्टमेंट के गेट पर सवारियों ने अनार सिंह का गला काट दिया। वहीं मामले को देखते हुए द्वारका पुलिस ने मामला दर्ज करके एक टीम का गठन किया, जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 25-26 जनवरी के नाइट में हमें ये इन्फॉर्मेशन मिला था कि एक ऑटो ड्राइवर को स्टैप किया गया है, जिससे उनका डेथ हो गया। हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया और काफ़ी मेहनत करके द्वारका जिले के टीम्स ने इसमें इन्वेस्टिगेट किया और 2 आरोपियों को पकड़ा है, पवन और विनोद। उनसे पता चला कि रॉबरी के मोटिव से उन्होंने ये इंसिडेंट किया था। आरोपी हैं, उनके फर्दर ये पूछताछ में ये बात सामने आया कि एक आरोपी जो विनोद है वो हाल फिलहाल में ही जेल से छूटकर आया है। वो एक 2012 का छावला थाने का एक रेप एंड मर्डर केस में करीब 10 साल जेल में था और सुप्रीम कोर्ट से बरी होकर फिर वो बाहर आया था। अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन हमारी जारी है। 25 रात को 1:30 बजे की बात है। ये द्वारका सेक्टर 13 सेक्टर नेताजी सुभाष चंद्र अपार्टमेंट फेस 1 पॉकेट 1 इस अपार्टमेंट के बिल्कुल गेट पे ये हादसा हुआ है और कोई सहायता नहीं मिली। ये पैसेंजर 2 बैठ के आए हुए थे, उन्होंने उसकी गला रेत कर हत्या कर दी चाकू से।